हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज्ड होता है, ग्लूकोज का कैसे ऑक्सीकरण होता है और उससे पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, कितना एनर्जी फॉर्म होता है और कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है, कितनी एनर्जी ले रहा है और कितनी एनर्जी हमको दे रहा है। क्लियर है। और हमने क्या देखा था, उसमें क्या देखा था बेटा। चलिए चलो हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फिर आज का हमारा लेक्चर है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हुआ है, ग्लाइकोलिसिस। और आज हम उसके सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल है। क्या है बेटा, क्रेब्स साइकिल है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड आगे क्या काम करता है। क्लियर है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं क्या देखेंगे बेटा। हम लोग ग्लाइकोलिसिस साइकिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ग्लाइकोलिसिस पाथवे की बात करें बेटा, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, क्या देखा था इसमें हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या कर रहा था बेटा, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, पायरुविक अम्ल का निर्माण कर रहा था। किसका निर्माण कर रहा था, पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहा था। कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे बेटा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिल रहे थे हमको, मॉलिक्यूल। ठीक है। ये कैसा था, इसमें हम लोगों ने 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन वाला जो यौगिक था, उससे हमने बनाए 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल बनाए थे। इसमें हमने देखे थे कि इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती है। क्या नहीं होती बेटा, ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं ली जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। क्लियर है। यही देखा था हम लोगों ने कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं निकलती है। और क्या देखा था बेटा, इसमें 2 एटीपी का खर्चा होता है। क्या होता है, 2 एटीपी ऊर्जा खर्च होती है ग्लूकोज के फास्फोराइलेशन में। और फिर क्या देखे थे हमने कि इसमें 2 NADH2 और 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। सॉरी 4 ATP, कितने ATP ऊर्जा बेटा, ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। जिसमें से हमको शुद्ध लाभ क्या प्राप्त हुआ था, शुद्ध लाभ, क्योंकि टोटल तो हमको 4 ATP प्राप्त हुए, 2 NADH2 प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें से 2 ATP तो हमने पहले खर्च कर चुका है, तो शुद्ध लाभ हमारा क्या हुआ बेटा, शुद्ध लाभ हुआ हमारा 2 NADH2, 2 NADH2 और क्या हुआ 2 ATP। ठीक है। अब बेटा हमने देखे थे कि हमको ये 2 NADH2 से कितने ATP प्राप्त होते हैं, 3 ATP प्राप्त होते हैं, 3 ATP प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 2 तिया 6, मतलब 6 ATP हो गए। 1 से हमको प्राप्त हुए 3, तो 2 से कितने हुए 6 प्लस 2 ATP ऑलरेडी है हमारे पास में। तो टोटल कितने ATP एनर्जी फॉर्म होती है बेटा, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में 8 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। कितने ATP एनर्जी प्राप्त होती है बेटा, 8 ATP एनर्जी प्राप्त होती है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। इतना देखे थे हमने। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन पढ़ा था बेटा, है ना। श्वसन के 2 टाइप्स देखे थे हमने, ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए, जो हमारा पायरुविक एसिड है बेटा, क्या, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, अगर हम पायरुविक एसिड की बात करें, अगर इसको बेटा ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में, ऑक्सीजन की एब्सेंट में, जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म, हमने देखे ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या होता है,
एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल केवल और केवल एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। क्लियर है? इसमें क्योंकि हमको जरूरत होती है ऑक्सीजन की। अगर पायरुविक एसिड को आगे ऑक्सीजन नहीं मिलती है बेटा तो क्या होगा? ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो ये, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, किसकी बात करें बेटा? बैक्टीरिया की बात करें, और हमने देखे थे मसल्स एंड फंगी। इनमें क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया को बोला जाता है क्या? जीवाणु। क्या कहा जाता है? जीवाणु कहा जाता है। मसल्स हमारी पेशियां होती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। और अगर हम बात करें बेटा किसकी? फंगी की, ये होते हैं कवक। इन सभी में क्या होता है बेटा? जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन हम इसको नहीं मिल पाता है पर्याप्त मात्रा में, तो ये क्या काम करता है बेटा? क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो क्या होगा? अगर हम बात करें बेटा बैक्टीरिया या मसल्स की, तो बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया की बात करते हैं बेटा, तो अगर हम पायरुविक अम्ल की बात करें, पायरुविक अम्ल बैक्टीरिया में, पायरुविक एसिड किसमें? बैक्टीरिया में। किसकी एब्सेंट में बेटा? ऑक्सीजन की एब्सेंट में। ऑक्सीजन कैसी होगी? एब्सेंट होगी। तो क्या बनाएगा बेटा? एल्कोहल। क्या बनाएगा? एल्कोहल। ये फंगी में भी सेम रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है? क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल बनेगा और 2 ATP ऊर्जा मिलेगी। क्लियर है? कितनी ATP ऊर्जा मिलेगी बेटा? 2 ATP ऊर्जा मिलेगी, प्लस इसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी, सॉरी एक सेकेंड, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होने वाली है। ठीक है? फिर है बेटा मांसपेशियों की बात करें, तो मांसपेशियों में क्या होता है? जो पायरुविक एसिड है, कौन? पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड बेटा लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। और ये होता है बेटा, एंजाइम का नाम है लेक्ट डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एंजाइम का नाम याद रखना है जिसके कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ये है लेक्ट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, क्या है? लेक्ट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है बेटा, इसकी उपस्थिति में क्या होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किससे? पायरुविक एसिड से। कब? अगर ये क्या नहीं करता है? ऑक्सीजन इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तब की बात हो रही है। क्लियर है? लेकिन अगर इसको क्या मिले? अगर इसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, क्या हो? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। ऑक्सीजन क्या हो? पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो, तब बेटा ये क्या काम करेगा? तब यह क्रेब साइकिल में प्रवेश करेगा। किस में प्रवेश करेगा? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा। क्लियर है? कब प्राप्त करेगा? कब प्रवेश करेगा क्रेब्स साइकिल में? जब उसको क्या मिले बेटा? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले। अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रही है अगर इसको, तो सबसे पहले जो बेटा पायरुविक अम्ल है, इसको देखते हैं हम लोग, क्या है? पायरुविक अम्ल। क्या होगा? सबसे पहले पायरुविक अम्ल जो होता है, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने से पहले जो पायरुविक एसिड होता है बेटा, ये पायरुविक एसिड किसमें? कौन से एंजाइम के प्रेजेंट में? कौन से एंजाइम के प्रेजेंट में? डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन कौन सा डिहाइड्रोजिनेज होगा? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंट में क्या करेगा ये? सॉरी, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेशन होगा इसका, और
इसमें एंजाइम होगा बेटा एक, जिसका नाम है क्या, को एंजाइम। क्या होगा, को एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा बेटा, को एंजाइम होगा। पायरुविक डिहाइड्रोजनेशन होगा इसका, और क्या होगा, इससे बनेगा क्या, कोएंजाइम की प्रेजेंट में पायरुविक अम्ल बनाएगा बेटा क्या, एसिटिल कोएंजाइम। क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम। क्या बनाएगा बेटा, एसिटिल कोएंजाइम बनाने वाला है कौन, पायरुविक अम्ल। किसकी प्रेजेंट में, कोएंजाइम एंड पायरुविक डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंट में क्या बनाने वाला है, एसिटिल कोएंजाइम बनाने वाला है। चूंकि एसिटिल कोएंजाइम ही क्रेब्स साइकिल में इंटर कर सकता है, इसलिए ये क्रेब्स साइकिल में इंटर करने से पहले ही क्या बना दिया बेटा, इसने एसिटिल कोएंजाइम बना दिया। और इसको और क्या क्या रिलीज होने वाला है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। क्या होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं एनर्जी भी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी भी रिलीज होगी। तो इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है बेटा, क्या एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है क्या, NAD से बनता है NADH2। क्या बनता है, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका अपघटन हो गया। किसका अपघटन हो रहा है, पायरुविक अम्ल का अपघटन हो रहा है। चूंकि हमने उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाले, ऑक्सीडेशन किए, उसका इलेक्ट्रॉन देके क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज किए, तो उसका रिडक्शन भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया तो कोई ना कोई देने वाला होगा, और किसी ने दिया है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। बेटा ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए तो ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाए तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं बेटा कि एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो गया, हमको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया है, NAD से NADH2 बन गया है। क्या बन गया है, NAD से NADH2 बन गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि इसमें जो एलिमेंट काम कर रहा है उसका नाम क्या है, Mg2+। क्या है, Mg2+ नामक Mg2+ नामक एलिमेंट। ओके, Mg2+ नामक एलिमेंट जो होता है बेटा, एक प्रकार का आयन है। इसी की प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इसका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। क्लियर है क्या, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हुई आपको। क्रेब्स साइकिल पढ़ने से पहले जो हमने पायरुविक अम्ल बनाए थे, पायरुविक अम्ल से हमको बनाना है एसिटिल कोएंजाइम, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम ही इंटर करेगा कहाँ पर बेटा, क्रेब्स साइकिल में इंटर करने वाला है। और हमने देखे क्या कि एसिटिल कोएंजाइम बनाने के लिए जो एंजाइम काम कर रहा है वो कोएंजाइम ए है। क्या है, कोएंजाइम है। और पायरुविक डिहाइड्रोजनेज हो रहा है इसका, NAD से NADH2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बेटा वो है Mg2+। ठीक है, क्या है, Mg2+ है। क्लियर है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्या, क्रेब साइकिल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, क्रेब साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए सभी लोग, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल था बेटा, उसी के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल में कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, दिख नहीं रहा है बेटा, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है तो क्रेब्स साइकिल दिख रहा है बेटा, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, इसको क्रेब साइकिल क्यों नाम दिया गया है, क्यों इसको क्रेब साइकिल कहा गया है बेटा। सबसे पहले क्रेब साइकिल, जैसे हमने बात किया था किसमें, ग्लाइकोलिसिस साइकिल को EMP पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में इम्बेडेन और मेयरहाफ और
पारनास नाम के 3 वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में बताया था, इसलिए उनको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है बेटा। और इसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल, चूंकि इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन है बेटा? वैज्ञानिक का नाम है क्रेब। वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम क्या है बेटा? क्या है? क्या आपको पता है इसके वैज्ञानिक का नाम? अगर किसी को पता हो तो जल्दी से बताइए इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम, फुल नाम। इनका नाम तो क्रेब है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है बेटा हैंस क्रेब। हैंस क्रेब कौन है? हैंस क्रेब नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हैंस क्रेब के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने ही क्रेब साइकिल के बारे में बताया था और इन्होंने ही क्रेब साइकिल के बारे में बताया था। और क्या बेटा, इसको इनके लिए, इस क्रेब साइकिल के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, इसी क्रेब साइकिल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्लियर है? अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या याद रखना है? इसको साइट्रिक साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट है बेटा, इसमें जो बनने वाला पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन है? साइट्रिक एसिड है, इसीलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए फिर क्या याद रखना है इसमें? इसको माइटोकॉन्ड्रियल, क्या? इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, क्या? इसे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन। माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन भी कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होता है। किसमें बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स एक लिक्विड है जिसको आधात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हिंदी में कहा जाता है आधात्री। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूर्ण होता है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूर्ण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये होता है बेटा इस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? इस टाइप से होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये है बेटा हमारा कोशिका का ऊर्जाग्रह। इसी में एनर्जी का फॉर्मेशन बहुत अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखा था, साइटोप्लाज्म में हो रही थी वाली प्रोसेस। क्या हो रही थी? साइटोप्लाज्म में हो रही थी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, लेकिन उसमें एनर्जी जो मिल रही थी बेटा, वो कितनी मिल रही थी? केवल और केवल 8 ATP ऊर्जा हमको मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा लगभग नहीं, पूरी की पूरी कितनी ATP?
कितनी एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? 30 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर्ड क्या है? डबल लेयर्ड ऑर्गन है, सेल ऑर्गन है। इसको बोला जाता है बाहरी झिल्ली। क्या होती है ये? बाहरी झिल्ली। ये वाली होती है बेटा आंतरिक झिल्ली। क्या होती है? आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली, और ये कहलाती है क्या? आंतरिक झिल्ली कहलाती है। और इसके बीच में यहाँ पर बेटा लिक्विड भरा होता है। ये दोनों झिल्लियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है अंतर माइटोकॉन्ड्रियल अंतर झिल्ली स्पेस, अंतर झिल्ली अंतर झिल्ली क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो दो झिल्लियों के बीच का क्षेत्र है। अब बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो बीच में भरा होता है क्या? लिक्विड। क्या भरा होता है? यहाँ भरा होता है लिक्विड, बहुत सारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? यहाँ लिक्विड, जेली के समान पदार्थ जैसे साइटोप्लाज्म होता है, इस वैसे ही ये भी है। इसमें भी क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें भी इनका खुद का डीएनए पाया जाता है। इसको बोला जाता है क्या? मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है बेटा? मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। इसी मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहा गया है, क्योंकि यह प्रोसेस क्या होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है ये चीजें? चलिए, तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चीजें क्या करना है? आपको याद रखना है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं साइकिल इसका। जो हमारा क्रेब साइकिल है, जो हमारा क्रेब साइकिल है, उससे क्या होता है बेटा? क्रेब साइकिल, इस क्रेब साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। क्रेब साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देख लेते हैं। चलिए, हाँ, एक चीज़ और याद रखना है बेटा, हम लोगों को ये कभी नहीं भूलना है कि पायरुविक अम्ल के टूटने से, कहाँ गया? एक सेकेंड, देखिए यहाँ पायरुविक अम्ल, हम एक ही पायरुविक अम्ल ले रहे हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि हम एक ही पायरुविक अम्ल को इंटर कराते हुए चल रहे हैं, लेकिन होते कितने हैं? दो होते हैं। बस हम एक के बारे में पढ़ रहे हैं, दो को लेके चलना है, हमको समझना है, लेकिन दोनों के दोनों क्या करेंगे? अंदर इंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये नहीं भूलना है कि हमको दो पायरुविक अम्ल प्राप्त हुए हैं। अगर दो पायरुविक अम्ल प्राप्त हुए हैं तो इधर जो होगा NADB है, तो ये अभी एक पायरुविक अम्ल के लिए एक है, तो दो पायरुविक अम्ल के लिए कितने? दो NADH2 प्राप्त होंगे और दो कार्बन के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होंगे, अगर दो पायरुविक अम्ल की बात कर रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि पायरुविक अम्ल का जब निर्माण होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद, तो पायरुविक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनने, एसिटिल कोएंजाइम बनने में क्या होता है बेटा? दो NADH2 का फायदा होता है हमको। क्या होता है? दो NADH2 का फायदा होता है। दो क्वाइन हमको मिलते हैं एनर्जी के रूप में NADH2 के, और दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये हमेशा याद रखना है। अगर हम एक ही पायरुविक अम्ल को लेकर चल रहे हैं, एक ही पायरुविक अम्ल को लेकर चल रहे हैं, तो क्या होगा? एक ही पायरुविक अम्ल को लेकर चल रहे हैं तो हमको उसी को लेकर चलना है कि हमको इसमें कितनी एनर्जी मिल रही है। लेकिन हम लोग पढ़ कितनी पायरुविक अम्ल के बारे में रहे? दो, क्योंकि बना ही ग्लूकोज से कितना है? दो, ठीक है। हाँ, और एक चीज याद रखना है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिख दे रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में लिख रहे हैं बेटा, तो इसको याद रखना है आपको। और ये हैं आपके क्या? इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है बेटा, इसको हमने बोला था क्या? पहला, हाँ, साइट्रिक एसिड साइकिल जो बोला था, क्या बोला था? साइट्रिक एसिड साइकिल। इसको क्यों कहा जाता है? इसमें फर्स्ट, इसमें पहला स्थिर, हिंदी में लिख दे रहे हैं बेटा, एक सेकेंड, पहला स्थिर उत्पाद साइट्रिक अम्ल है।
क्या है बेटा, साइट्रिक अम्ल है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, जो पहला एक्सेप्टर, जो पहला एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला, ग्राही, पहला ग्राही लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिखेंगे, पहला ग्राही कौन है बेटा, ग्राही किसका, एसिटिल कोएंजाइम का, एसिटिल कोएंजाइम का पहला ग्राही है बेटा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर है, यहाँ फुल फॉर्म लिख दे रही हैं, फुल फॉर्म इसका लिख देते हैं बेटा हम लोग, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्से, एक सेकेंड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसका नाम है बेटा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, एक सेकेंड, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, अब क्लियर है, क्या आप क्लियर है, डन बिल्कुल। चलिए तो फिर इतनी चीजें आपको बिल्कुल याद ही रखना है, इतनी चीजें आपको बिल्कुल याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। आप लोगों ने ये चीजें शायद पहले ना पढ़ी हो तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप बार बार इसको समझेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, तो थोड़ी सी कोशिश करना है समझने की। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या, साइकिल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, साइकिल। और साइकिल स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं, ये हमने देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, क्या है बेटा ये, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए इसको अब यहाँ पर क्या भरा हुआ है, बहुत सारा लिक्विड, बहुत सारा क्या है भरा होता है, यहाँ बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या कहा जाता है लिक्विड को, लिक्विड को क्या कहा जाता है, इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है, क्या कहा जाता है, ये है बेटा मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। अब क्या होगा यहाँ पर, चलिए पायरुविक अम्ल बना था, क्या बना था, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड इंटर करेगा, क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम, और किसकी प्रेजेंट में, कोएंजाइम की प्रेजेंट में, और क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, और क्या करेगा, ये दो मॉलिक्यूल है बेटा ना, 2NADH2 बनाएगा, किससे, किससे बनाने वाला है, 2NAD से, 2NAD से। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ बना एसिटिल कोएंजाइम, क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम, ये बन गया। यहाँ तक चीजें हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब क्या होगा, अब याद रखना है आपको क्या होने वाला है। अब हम सीधे देख रहे हैं एसिटिल कोएंजाइम से, किससे देख रहे हैं, एसिटिल कोएंजाइम से, और चूंकि ये क्या है, एक साइकिल है बेटा, क्या है, ये एक प्रकार का साइकिल है, एसिटिल कोएंजाइम। ये साइकिल ऐसा साइकिल है बेटा जिसमें क्या होगा, जिसमें एक दूसरे से चीजें कैसी हैं, कनेक्ट हैं, एक दूसरे से चीजें कनेक्ट हैं, एक बंद परिपथ है, कौन, क्रेब्स साइकिल। क्लियर है, एसिटिल कोएंजाइम को एक्सेप्ट कर, जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ बेटा तो कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अभी हमने देखे थे पहला एक्सेप्टर कौन है बेटा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है।
इस एसिटिल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये दोनों मिलके बनाएंगे एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जिसका नाम है बेटा क्या, साइट्रिक एसिड। क्या बना, साइट्रिक एसिड बना। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन गया बेटा हमारा कौन, साइट्रिक एसिड। क्या बना, साइट्रिक एसिड। अब देखिए एसिटिल कोएंजाइम ये जो बना, इसमें से कार्बन का एक मॉलिक्यूल हमने निकाल चुके हैं। एक कार्बन निकला, मतलब यहाँ पर कितने कार्बन बचे बेटा, यहाँ पर कार्बन कितने बचे जल्दी से बताइए। अगर एक कार्बन हमने निकाल चुका है, देखिए पायरुविक अम्ल में हमने देखा था क्या, पायरुविक अम्ल में क्या देखा था बेटा हमने, पायरुविक अम्ल में क्या देखा था हमने, पायरुविक अम्ल में क्या देखा था, पायरुविक अम्ल में हमने देखा था कि 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं पायरुविक अम्ल में, 3 कार्बन होते हैं। अगर पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं, इसमें से हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के रूप में कार्बन निकाल लिया है, तो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में से एक कार्बन निकला, तो कितना मॉलिक्यूल बचा बेटा कार्बन का, कितना बचा, कितना बचा, एक ही मॉलिक्यूल बचा, सॉरी 2 मॉलिक्यूल बचे। मतलब इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है। और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है बेटा, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में होते हैं 4 कार्बन। तो टोटल साइट्रिक एसिड में कितने कार्बन होंगे बेटा, 6 कार्बन वाला क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा साइट्रिक एसिड। क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था 4 कार्बन वाला, एसिटिल कोएंजाइम था 2 कार्बन वाला, इन दोनों ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है साइट्रिक एसिड, जो स्टेबल प्रोडक्ट है। और इस साइट्रिक एसिड में बेटा 6 कार्बन देखने को मिलने वाले हैं। आपको कितने कार्बन देखने को मिलने वाले हैं, 6 कार्बन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये साइट्रो एसिटिक एसिड क्या बनाएगा, एक आइसोमर बनाएगा। क्या बनाएगा, एक आइसोमर बनाएगा जिसका नाम क्या है, आइसो साइट्रिक, आइसोसाइट्रिक साइट्रिक एसिड। बेटा ये नाम याद रखते हुए चलना है, आइसोसाइट्रिक एसिड। क्या बना बेटा, आइसोसाइट्रिक एसिड बना, इसका एक आइसोमर है। अब ये आइसोसाइट्रिक एसिड आगे चल के फिर से एक प्रोडक्ट बनाएगा। अभी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हुई है बेटा, है ना, अभी इसमें से कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हुई है। एक सेकेंड, चलिए आइसोसाइट्रिक एसिड क्या बनाएगा अब, ऑक्जेलो, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। क्या बनाएगा बेटा, ऑक्जेलो, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, इससे एसिटिल कोएंजाइम से मिला, साइट्रिक एसिड बनाया, साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड बना, बनेगा ऑक्जिलो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऑक्जिलो सक्सिनिक एसिड बना। ये जो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनेगा बेटा, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड जो बन रहा है, इसमें क्या होगा, कार्बन का एक मॉलिक्यूल रिलीज होकर 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाने वाला है। तो इसको चलिए हम ऐड कर देते हैं। क्या, एक सेकेंड, दूसरा रंग ले लेते हैं। चलिए ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है बेटा, तो इसमें से एक कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अब बन गया कितने कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, NAD। हाँ, और एक चीज याद रखना, इसमें NAD से जब NADH2 बनेगा, ये सब बन रहे हैं कितने, 2-2। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सब 2-2 बनते हुए चल रहे हैं क्योंकि 2 पायरुविक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम लोग। तो क्या बनेगा बेटा, इसमें NAD से NADH2 बन गया। क्या बन गया, NADH2 बन गया, और एक क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। अब क्या होगा बेटा, ये जो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है, क्या है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है, ये बनाएगा क्या, ये क्या बनाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या बनाने वाला है बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना दिया। किसने बनाया, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड आगे चल के क्या बनाया, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड क्या बनाएगा बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड क्या बनाने वाला है, ये बनाएगा क्या, सक्सिनिल एसिड। क्या बनाने वाला है,
सक्सिनिल एसिड, चलिए कैसे बना ले, चलिए सक्सिनिल एसिड ऐसा लिख दे, सक्सिनिल एसिड क्या बना, सक्सिनिल एसिड बन गया। क्या बना बेटा, सक्सिनिल एसिड बना। और इस सक्सिनिल एसिड के बनने में फिर से क्या होगा, इस सक्सिनिल एसिड के बनने में फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो तो फिर से क्या बनेगा, NAD से क्या बनेगा, NADH2। फिर से क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल, याद रखना है हम हमेशा इसमें फिर से क्या बनेगा बेटा, दो दो बनते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब आ गया सक्सिनिक एसिड बन गया, सक्सिनिल एसिड बन गया। अब इस सक्सिनिल एसिड से फिर से क्या बनेगा बेटा, सक्सिनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड क्या बना, सक्सिनिक एसिड बना। किससे बना, सक्सिनिल एसिड। जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, NADH2 का दो मॉलिक्यूल बन गए, सक्सिनिल एसिड का फॉर्मेशन हो गया। सक्सिनिल एसिड फिर से किस में चेंज हो गया, सक्सिनिक एसिड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, सक्सिनिक एसिड में चेंज हो गया बेटा। और जब ये सक्सिनिक एसिड में चेंज हो रहा था तब इसमें से कुछ और ऊर्जा निकली। क्या निकली, कुछ और ऊर्जा। किसके फॉर्म में, GDP से, सॉरी एक सेकेंड, GTP बना, GDP से GTP बना बेटा। और यही GTP होता क्या है, ATP होता है। क्या होता है, ATP होता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, ADP। तो ADP से क्या बन गया, ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो हमको डायरेक्ट लेके चलना है क्या, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पर, सक्सिनिल एसिड के बाद में, जब सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तब। अब इस सक्सिनिक एसिड से फिर से बेटा क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड से बनेगा क्या, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बनने वाला है, फ्यूमेरिक, एक सेकेंड, क्या होने वाला है, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। जब इस फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस समय में क्या होने वाला है बेटा, इसमें एक और एनर्जी प्रोडक्ट बनने वाला है। और वो कौन सा है, इसमें बनेगा FAD से FADH2। क्या बनेगा, FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होने वाला है। किसका फॉर्मेशन होने वाला है, FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, किससे बनने वाला है ये, FAD से बनेगा FADH2। क्लियर है, किससे बना, सक्सिनिक हम जब सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होगा तब FAD का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसमें, FADH2 में। मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एक कार्बन रिलीज होगा, सॉरी एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा उसको लेने के लिए, अपचयन करने के लिए यहाँ पर कौन है, FADH2 है। क्लियर है। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड फिर क्या बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। अब मैलिक एसिड बना, हमने बोले कि एक साइकिल है, पूरा का पूरा बंद परिपथ है। अब मैलिक एसिड जो बना है, जो मैलिक एसिड बना है, ये मैलिक एसिड जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा, किसमें, मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा, तो फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कितना, NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है क्या, चलिए तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। इसी को बोला जाता है क्या बेटा, क्रेब्स साइकिल। क्या है ये, क्रेब साइकिल। ये है हमारा क्या, क्रेब साइकिल। अब इस क्रेब साइकिल में अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमने पायरुविक अम्ल को कोएंजाइम के प्रेजेंट में एसिटिल कोएंजाइम में चेंज किए थे और हमको 2 NADP मिला था। और क्या मिले थे, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल मिले थे। क्लियर है।
जब एसिटिल कोएंजाइम को हमने क्रेब्स साइकिल में इंटर कराया तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से वो क्या करेगा, ज्वाइंट होकर एक्सेप्ट करेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कोएंजाइम को, और क्या बना लिया बेटा, साइट्रिक एसिड बना लिया। साइट्रिक एसिड से बना उसी का आइसोमर आइसोसाइट्रिक एसिड। आइसोसाइट्रिक एसिड ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में चेंज हुआ और क्या किया, दो, इसमें याद रखना है क्योंकि हमेशा बेटा ये दो दो ही होंगे ना, ये क्या है, दो ही हैं क्योंकि दो पायरुविक एसिड है, हमेशा इसको याद रखते हुए चलना है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, ये दो एडीपी और एटीपी ये एक एक होगा, और क्या होगा, ये भी दो होगा, कितने हो गए, दो, दो चार, दो छः, ये दो, सब दो दो, ये भी दो, ये भी दो, हो गए, सब में दो दो हो गया। चलो ठीक है, सब में क्योंकि दो दो पायरुविक अम्ल के दो पायरुविक अम्ल इंटर कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, इसलिए सभी चीज़ दो दो बनेगी। आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना, NAD से NADH2 बना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, फिर उसके बाद में NAD से NADH2 बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करके सक्सिनिल एसिड बनाया। सक्सिनिल एसिड सक्सिनिक एसिड बनाते समय ATP से ADP से ATP का फॉर्मेशन किया। इसके बाद में सक्सिनिक एसिड ने क्या बनाया, फ्यूमेरिक एसिड बनाया। फ्यूमेरिक एसिड बनाते समय भी FAD से FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद में इसने फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज हुआ, मैलिक एसिड फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हुआ, NAD से NADH2 बन गया। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो हमारे पास हो गई रिलीज, क्या हुई, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गई। तो क्या हम थोड़ा थोड़ा यहीं पर लिख ले रहे हैं, सबसे पहले तो नंबर कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं कि ये जो है इसमें हमको कितने NADH प्राप्त हुए, कितने ATP प्राप्त हुए, कितने FADH प्राप्त हुए, और कितने मात्रा में दिख रहा है बेटा, इधर दिख रहा है, चलिए, और कितने मात्रा में आपको ATP हो गया, चलो ATP कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ और कितनी मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, कितने अणु कितने मॉलिक्यूल इसके प्राप्त हुए हैं। तो चलिए गिनती कर लेंगे बेटा हम लोग, तो चलिए फिर गिनती कर ही लेते हैं। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले देखते हैं हम लोग NADH। क्या यहाँ पर जब हम पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम बना रहे थे उस समय में हमको दो NADH2 प्राप्त हुए थे, कितने NADH2 प्राप्त हुए थे, दो NADH2 वो हो गए, दो हो गए, दो और दो चार हो गया, दो छः और दो कितने हो गए बेटा, 8, कितने प्राप्त हुए, 8 NADH2 प्राप्त हुए। ठीक है, कितने, 8 NADH2 प्राप्त हुए। अब देखते हैं हम लोग ATP, क्या इससे पहले ATP प्राप्त हुआ था, पायरुविक अम्ल के बाद में ATP प्राप्त नहीं हुआ, यहीं पर देख लेते हैं हम लोग दो ATP प्राप्त हो रहे हैं, कितने ATP प्राप्त हो रहे हैं, दो ATP। FADH2 की बात करें तो बेटा दो FADH2 प्राप्त हो रहे हैं, कितने, दो FADH2 प्राप्त हो रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो इससे पहले जब पायरुविक अम्ल से हम बना रहे थे एसिटिल कोएंजाइम तब कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, दो मॉलिक्यूल प्राप्त हुए। अब यहाँ पर कितने हुए, दो, ये दो चार, दो छः, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब कितने, 6 CO2, कितने हो गए, 6 CO2 प्राप्त हो गए, हो गए। क्या क्रेब्स साइकिल आपको क्लियर हो रहा है बेटा, क्या क्रेब्स साइकिल क्लियर हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और कैसे एनर्जी बन रही है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, फिर से ये अपना साइकिल ये चलाते रहेगा, ये अपना साइकिल चलते हुए चल रहा है, साइकिल चलते हुए चल रहा है। हमको जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए थे, क्या क्या बन गया हमारे पास में, क्या क्या बन गया हमारे पास में। चलिए इसका प्रोडक्ट देखते हैं, किसका प्रोडक्ट, क्रेब साइकिल प्रोडक्ट, क्रेब साइकिल प्रोडक्ट देखते हैं। क्रेब साइकिल प्रोडक्ट की बात करें हम लोग तो हमको क्या मिला है बेटा, 8 NADH2, 2 ATP, 2 FADH2,
DH2। ये इतना प्राप्त हुआ। और क्या मिली है हमको? 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ठीक है, अब हमने देखे थे, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं कि एक FAD से 2 ATP प्राप्त होता है, एक FAD से 2 ATP प्राप्त होता है, और एक NADH से 3 कितना 3 ATP प्राप्त होता है। इसमें से हम लोग टोटल ATP निकाल दे रहे हैं 8, 1 से 3 तो 8 से कितना बेटा 24, 2 ATP पहले से ही है, ये 2 ATP पहले से ही है, और एक FAD से कितना 2, तो 2 से कितना 4, कितना 4, कितना 4 ATP मिल रहा है। तो टोटल कितने ATP हो गए बेटा? 24 और 2 26 और 4 30। 30 ATP मॉलिक्यूल हमको मिले किसमें? 30 ATP मॉलिक्यूल मिले हमको क्रेब्स साइकिल में। और ग्लाइकोलिसिस के कितने थे बेटा? ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कितने ATP प्राप्त हुए थे हमको? 8 ATP। कितने थे? 8 ATP। इस तरीके से हमको टोटल जो ATP के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है किसमें? किसमें? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, वो है 38 ATP। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें बना ली है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। हमने देखे जब ग्लूकोज को तोड़े, ग्लूकोज को तोड़े किसकी प्रेजेंट में? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो बेटा क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी बनती है। इतना बनना चाहिए था। ग्लूकोज को तोड़ने से 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी हमको मिलना चाहिए था। तो क्या इतनी सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं आपके सामने? क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुके हैं? तो हाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुके हैं। क्या 38 ATP एनर्जी मिल चुकी है? हाँ 38 ATP एनर्जी मिल चुकी है। लेकिन 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 क्या आपको ये मिल गया? क्या आपको ऑक्सीजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल मिले? नहीं मिले, नहीं मिले ना हमको अभी वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमारा क्रेब्स साइकिल हो गया है कंप्लीट। तो बेटा अभी ये जो हमने निकाले हैं ना ATP, ये जो ATP निकाले हैं, ये जो ATP का फॉर्मेशन होता है ये यहाँ पर नहीं होता है, ये यही NADH2 और FADH2 के ही फॉर्म में रहेंगे। कहाँ पर? हमारे क्रेब्स साइकिल के बाद में। ये अब दोनों के पास में क्या है बेटा? इसके पास में भी हाइड्रोजन है और इसके पास में भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास में भी हाइड्रोजन है। और यही हाइड्रोजन जो है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या है, इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब इलेक्ट्रॉन तो देगा किसी ना किसी को। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोई ना कोई लेने वाला होगा। और ऑक्सीजन बैठा हुआ है अभी, वेट कर रहा है। ऑक्सीजन किसका? ऑक्सीडेशन करने के लिए वेट कर रहा है। ऑक्सीडेशन करूंगा मैं, ऑक्सीडेशन करूंगा मैं करके वेट कर रहा है, बिल्कुल भूखा बैठा हुआ है। ऑक्सीजन कहाँ पर? याद करो कहाँ पर बैठा हुआ है? क्या हमने देखे थे? यहाँ पर, यहीं पर तो ऑक्सीजन रहता है। कहाँ है? यहीं पर ऑक्सीजन है। अब बेटा चूंकि हमको क्या करना है, जो NADH2 है, कौन? NADH2 है, इस NADH2 से हमको प्राप्त करना है क्या? ATP। FADH2 से प्राप्त करना है ATP। ठीक है, ATP प्राप्त करना है। और इसको प्राप्त करने के लिए हमको जाना पड़ेगा किसमें? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, हमने अभी देख रहे हैं रिडक्शन करते हुए इलेक्ट्रॉन इसके पास में आए हैं। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसने अभी लेके रखा हुआ है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ है, तो देगा ना किसी ना किसी को। जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसने लेके रखा हुआ है तो इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन अब लिया है तो देना तो पड़ेगा, ऐसे ही तो रह नहीं सकता, नहीं तो फिर अगली बार कैसे होगा? तो फिर क्या होगा? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे किसके पास बेटा? ऑक्सीजन के पास, और बनेगा क्या? जल। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ क्या बनाया है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाए हैं और एनर्जी प्राप्त किए हैं। क्या किए हैं? एनर्जी प्राप्त किए हैं। क्लियर है? अब हम लोग जो है इस एनर्जी में को ATP के फॉर्म में चेंज करेंगे। किसको? NADH2 और FADH2 को ATP के फॉर्म में चेंज करेंगे। और क्या बनाना है हमको? और क्या बनाना है? 6H2O। क्या बनाना है?
6H2O भी तो हमको बनाना है ना, 6 वाटर मॉलिक्यूल भी बनाना है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जब इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, आपका ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है किसमें, ऑक्सीजन में, और देने की कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन में। दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्लियर है क्या? क्या क्रेब्स साइकिल क्लियर हुआ आपको? क्रेब्स साइकिल क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से, चलिए क्या वो देखें हमने क्रेब्स साइकिल में कि क्रेब्स साइकिल जो है ये हेंस क्रेब नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रेब्स साइकिल के बारे में बताया था कि क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इन्हीं के नाम पर इसको क्रेब्स साइकिल नाम दिया गया है। इसे साइट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है क्योंकि इसका पहला स्टेबल जो पार्ट है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो था साइट्रिक एसिड था। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन भी कहा जाता है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है। पहला स्थिर प्रोडक्ट हमने देखे क्या, साइट्रिक एसिड। पहला ग्राही कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और क्या देखे थे हमने, माइटोकॉन्ड्रिया में बीच में क्या पाया जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पाया जाता है। फिर हमने देखे कि पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो कोएंजाइम के प्रेजेंट में एसिटिल कोएंजाइम बनाते हैं, जिससे हमको 2 NADH के एनर्जी के रूप में प्राप्त होते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। यही देखे थे हमने। चलिए अब हमारा नेक्स्ट साइकिल आ जाते हैं हम लोग, किस पे आ गए, क्रेब साइकिल पे आ गए हैं, दिख पा रहा है ना। चलिए क्रेब साइकिल पे आ गए हैं बेटा। चलिए इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर दें, इसको थोड़ा कर देते हैं हम लोग छोटा, जिससे आपको देखने में होगी आसानी। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चा, इसको हम कर दे रहे हैं छोटा। ठीक है, दिख पा रहा है ना। चलिए ये हो गया है हमारा छोटा। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही हम क्रेब साइकिल में इंटर करें बेटा, क्रेब साइकिल में जब इंटर करें, साइकिल है एक प्रकार का बंद परिपथ है, तो इसमें जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम इंटर करेगा, एसिटिल कोएंजाइम को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बैठा हुआ है 4 कार्बन लेके। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बैठा हुआ है 4 कार्बन लेके। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन वाला है, इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसके साथ में मिलकर क्या बनाएगा, 6 कार्बन वाला साइट्रिक अम्ल बनाएगा। साइट्रिक जो अम्ल है आपका ऐसा अपना आइसोमर, अपना समावयवी बनाएगा, जो क्या है, आइसोसाइट्रिक एसिड है। इसके बाद में आइसोसाइट्रिक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लेगा भी। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 2 NADH से 2 NADH2 का निर्माण हो गया और क्या बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आगे चल के क्या बनाता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनाएगा। क्या बना रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना रहा है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बेटा फिर से एक कार्बन का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा और क्या होगा, 2 NADH2 से 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा 2 NAD से। फिर क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आगे चल के सक्सिनिल एसिड बनाएगा। सक्सिनिल एसिड आगे सक्सिनिक एसिड बनाएगा। सक्सिनिक एसिड के निर्माण के समय में एक ATP एनर्जी फिर से 2 ATP एनर्जी फिर से रिलीज होगी। सक्सिनिक एसिड फिर फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा, इस समय में भी 2 FADH2 के रूप में एनर्जी रिलीज होगी। फिर फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड बनाएगा। मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिड के एसिड में फिर से कन्वर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से कितने कार्बन वाला बन गया बेटा, कितने कार्बन वाला, कि 4 कार्बन वाला बन चुका है। 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया फिर से, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनने के समय फिर से 2 NADH2 के निर्माण हुआ। इस तरीके से हमको टोटल 8 NADH2, 2 ATP, 2 FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमने देखे कि हमको टोटल एनर्जी कैसी प्राप्त हुई, क्योंकि इसमें खर्च तो हुआ नहीं है। खर्च हुआ क्या, क्या हमने किसी एनर्जी को, किसी प्रकार की एनर्जी को खर्च किए, नहीं किए ना। अगर एनर्जी खर्च नहीं किए बेटा तो इसमें केवल और केवल ऊर्जा हमको मिली है, एनर्जी केवल मिली है। कितनी एनर्जी मिली है, क्रेब साइकिल में हमको 8 NADH2 मिला है, 2 ATP मिला है, 2 FADH2 मिला है, मतलब टोटल हमको एनर्जी का निर्माण हो गया है पूरी तरीके से। ग्लूकोज
टूट गया है, अब सिर्फ बचे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट चुका है। अब ग्लूकोज अगर पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया 6, तो और वाटर मॉलिक्यूल बनाने वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही निकल गए हैं, हाइड्रोजन निकल चुका है। अब देखते हैं हम लोग यहीं पर, वैसे तो यहीं पर कन्वर्ट नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके ये एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट होती है। 8 जो NADH2 है इससे, मतलब क्यों, चूंकि एक NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरीके से इसमें हम लोगों ने एनर्जी निकाल ली। टोटल 30 ATP एनर्जी मिली हमको क्रेब्स साइकिल से, और ग्लाइकोलिसिस से मिली थी 8 ATP। तो टोटल मिला के जो 38 ATP है बेटा, 38 ATP एनर्जी हमको प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग कल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे कि यहाँ से एनर्जी जो है वो, इलेक्ट्रॉन जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और कैसे वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ में। आज जो हमने लेक्चर लिए हैं, जो हमने क्रेब्स साइकिल पढ़े हैं बेटा, इसको आप बार बार रिवाइज करोगे तभी जाके समझ में आएगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए, बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।